कहाँ तो मैं इस देश का एक जवान बनने वाला था, कहाँ मुझे अपराधी बना के जेल में डाल दिया था। शरीर भी टूट गया था, सपने भी टूट गए थे। जब उन्हें ये था कि मैंने पुलिस वालों की हत्या कर दी, तो मेरा निशाना इतना कमजोर कैसे हो सकेगा दोबारा बच के। कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे ही नहीं पुलिस को आते दे देगा कि लो ले जाओ, और जिसका आज बच्चा सही से जवान भी ना हो, उसे तुम जो तोड़ दो। जितना स्टाफ था थाने में सब अपनी सर्दी उतार रहा था, जो कोई भी सामने था नंगे कर कर करके पिटाई करी उन्होंने, पैंट उतार उतार कर। करंट भी लगाया जाता था, शॉट देते थे और बटन पे हाथ रहता था, हटाते नहीं थे वे। बस वे हाथ इसलिए वहाँ रखे रहते थे कि कितना देना कितना नहीं। मौत को भी करीब से देखा, मौत की भीख भी मांगी उनसे कि आप मार दो मुझे। जब मैं गाँव में आया, मेरे पिता से बड़ी उम्र के जो लोग थे वे मुझे नमस्ते करने लगे। होली दिवाली क्या होती है वो अपने घर में देखता था, औरों के घर में वो खुशी देखता था। इस यात्रा में कोई ऐसा दोस्त नहीं बचा जिसने पैसे ना दिए, जो भी संपर्क में रहा। वो जो 500 का नोट था, वो ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसने ना दिया हो। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। एनएल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं अभी मेरठ में हूं और मेरे साथ एडवोकेट अमित चौधरी हैं। अमित चौधरी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और अमित को हत्या और रासुका जैसे मामले में 2011 में 2.5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। मात्र 18 साल की उम्र थी तब इनकी, और 18 साल के बाद जब ये बाहर निकले, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एलएलएम की डिग्री ली और उसके बाद इन्होंने अपनी पैरवी खुद की। उसके बाद ये बेगुनाह साबित हुए। तो अमित से हम बात करते हैं। अमित जी, आपका एनएल इंटरव्यू में बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। जी अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था जब आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था? 12 अक्टूबर का जो दिन था, वो ऐसा दिन था कि जिसने मेरी दुनिया और खुशी सब उजाड़ दी थी। 12 अक्टूबर 2011। 12 अक्टूबर 2011 का दिन था। नॉर्मल ज़िंदगी थी, सुबह अच्छी थी, लेकिन शाम को जैसे ही मैं अपनी बहन के वहाँ पे गांव में जाता हूँ, एक विजिट थी मेरी गांव में, जैसे अपनी बहन के यहाँ कोई भी आदमी जाता है, और मैं तो छोटा भी था, तो नॉर्मल मैं अपनी रिश्तेदारी में अपनी बहन के पास गया। उन दिनों वहाँ पे एक कौन सा गांव था? शामली जिले का गांव कैल शिकारपुर गांव था। तो उन दिनों वहाँ पे 1 लाख का नामी चर्चित बदमाश सुर्खियों में था, सुमित कैल। उसकी गांव में गैंगवार थी, उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। उस रात जैसे जैसे ही मैं उस गांव में गया उस दिन 12 अक्टूबर को, तो मुझे उस गांव में गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे। कुछ घंटे के पश्चात उस बदमाश ने अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया। उसमें हमारे एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कि काफ़ी उपचार के बाद जान बची। दोनों की राइफलें भी लूट ली गई। बहुत हाईलाइट ये केस था, शासन स्तर से काफ़ी प्रेशर था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी आदरणीय मायावती जी की। तो काफ़ी प्रेशर के बाद इसमें ताबड़तोड़ दबिश चली, बहुत सारे लोग उठाए गए। अब बहुत सारे लोग जब उठाए गए, तो उठाने और छोड़ने के बीच में जो व्यवस्थाएं होती है, तो आप समझ सकते हो क्या क्या व्यवस्थाएं होगी। उठाए गए और वे छोड़े गए। मैं एक छोटे से किसान का बेटा था, और मेरे परिवार की नींव ही शिक्षा रही है, लेकिन मेरे परिवार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, समाज में बड़ा सम्मान था। लेकिन जैसी ये घटना हुई कि वे इतने भयभीत हुए कि जब मैं उनकी हिरासत में रहा, जो 12-13 दिन जो उन्होंने पुलिस की रिकॉर्ड में भी मुझे दिखाया। 24 नवंबर को मुझे 24 अक्टूबर को मुझे इस केस में उठाया गया, 12 अक्टूबर की घटना है, और 4 नवंबर तक मुझे उन्होंने हिरासत में रखकर टॉर्चर किया। 3 नवंबर को उन्होंने मेरी अरेस्टिंग दिखाई। जिस आदमी ने कभी थप्पड़ न मारा हो, उन्होंने एक स्टोरी पुलिस ने अपने मन मुताबिक स्टोरी बनाई कि जैसे ही हम नहर से जा रहे थे, गन्ने के ईंख से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, और अमित ने जो है फायर झोंक दिया पुलिस पर। पुलिसकर्मियों की जान बार बार बच गई। एक केस और लगा दिया मेरे पे फर्जी। तो एक बात बताइए, जब उन्हें ये था कि मैंने पुलिस वालों की हत्या कर दी, तो मेरा निशाना इतना कमज़ोर कैसे हो सकेगा दोबारा बच के। लेकिन मेरी वो राह नहीं थी ना, मैं क्रिमिनल था। उन्हें ये सब मनगढ़ंत स्टोरी उन्होंने बनाई, उठा रखा था उन्होंने मुझे पहले ही, वो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया उन्होंने मेरे। और जो 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जिस मानवता की वे सारी हदें पार कर सकते थे, वो उन्होंने की। जो 18 साल के बच्चे का शरीर 12 अक्टूबर 2011 से पहले था, वो 24 अक्टूबर के बाद नहीं रहा। वो ऐसा शरीर हुआ कि आज मैं अपने पैरों से चल नहीं पाता। ये उंगली आज इस उंगली में दिख रहा होगा आपको, एम्स में दिखाया, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाई आज भी उंगली। फ्रैक्चर है? इस उंगली में आज भी फ्रैक्चर है मेरे, ये पीछे मिला दी थी उन्होंने सब। तो वो कोई आम दिन नहीं थे। पहले मेरे पिता को उठाया गया इसमें,
पिता को उठाने के बाद मेरे पिता की आंख बनी थी, लेंस डलवाया था, जिसे हम यहाँ की वेस्ट यूपी की बास मोतियाबिंद मेरे पिता की आंख में था, लेंस डलवाया था। तो जब और वो लेंस डलवाई 5 ही दिन हुए थे, और जब मेरे पिता को उठाया सबसे ज़्यादा वही आंख उन्होंने दबाई जिसमें लेंस डलवाया था। मेरे बुजुर्ग पिता पर भी अत्याचार किया। मेरी बूढ़ी माँ थी, उन्हें जब मेरे पिता को उठाया, जब रिश्तेदारी थी तो सूचना आना स्वाभाविक था। जब वहाँ से सूचना आई कि ऐसे ऐसे अमित का भी ये नाम ले रहे हैं, तो कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे ही नहीं पुलिस को आते दे देगा कि लो ले जाओ, और जिसका आज बच्चा सही से जवान मिला हो और उसे तुम जो तोड़ दो। किस अपराध में? जो अपराध किया ही नहीं मैंने। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो मेरे पापा ने कहा कि तुम यहाँ पे हमारे पड़ोस के परिवार से थे, उनके यहाँ पे मुझे सुला दिया। लेकिन जब ऐसी चीज़ हो जाती है नींद कहाँ आती है। तो उस रात गांव में इतनी फोर्स आई, शायद गांव के इतिहास में ना आई हो कभी इतनी। मेरे पिता को ले गए, उन्होंने क्या क्या जुल्म किया होगा शायद एक बाप अपने बेटे के आगे शर्मिंदगी से कभी बता भी ना पाए। लेकिन जहाँ तक मैंने सब चीज़ औरों से सुनी, फिर कभी कभी अपने पापा से भी सुनी, उन्होंने कुछ ही बातें आज तक मुझे बताई है कि अमित सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरी आंख दबाई जिसमें मेरा दर्द था। वो अपमान जो मेरे पिता का हुआ, मेरे पिता पुराने पुराने टाइम के 1974 के संस्कृत से ग्रेजुएशन कंप्लीट है 1975 में, और मध्य वर्गीय परिवार से बेशक ताल्लुक़ रखा, लेकिन वे बड़े सज्जन व्यक्ति है। उस सज्जन व्यक्ति को मैंने कोई सम्मान तो मैं नहीं दिला पाया, लेकिन जो अपमान पीड़ा हुई, उस अपमान पीड़ा का मुझे भी दुख हुआ था, और मेरे मन में जिद थी कि पिता का अपमान हुआ तो ये सम्मान वापस दिलाना। मेरा शरीर भी टूट चुका था, सपने भी टूट चुके थे, खाने को मेरे पे पैसे नहीं रहते थे। जेल में गया तो जेल से जब इन सब चीज़ों के बाद में जब मेरे पापा को उठाया उन्होंने, तो मैं भी मैंने दहशत 2 चीज़ में फेस किए हैं। एक तो बीमारी में पेट में दर्द होता है, और एक दहशत में, जब आपके पीछे आपको अपराध भी ना पता और आप दौड़ रहे हो कि पुलिस आ रही है पकड़ने। थोड़ा ये बताइए कि पुलिस किस तरह की पूछताछ आपसे कर रही थी जब आपको उठाकर लेकर गई थी? तो पुलिस ने आपसे क्या सवाल किए? क्या आपसे जो टॉर्चर किया, जैसा आपका कहना है, वो थोड़ा-सा मुझे समझाइए। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पे बागपत का सरूरपुर गांव है, जहाँ पे मैं अपने बीए के पेपर देता था। मेरी दादी उस गांव की है। अपनी दादी के वहाँ घर पे रहकर मैं पेपर दिए हुए। तो दादी के परिवार से एक बुजुर्ग अम्मा थी, जैसे ही पुलिस वाले आए काफ़ी, उन्हें ये था कि बागपत का केठल गांव का लड़का है। मेरा गांव बड़ा वेस्ट यूपी में चर्चित है, और पुलिस वालों की हत्या में उसका नाम आया है, तो वो काफ़ी खूंखार आदमी होगा। उन्हें ना मेरे हुलिया के बारे में जानकारी थी, ना मेरी उम्र की जानकारी थी, किसी चीज़, ना मेरे परिवार की जानकारी थी, ना मेरी शिक्षा की जानकारी थी, कुछ जानकारी नहीं थी। तो जैसे ही आए तो उन्होंने 47 से लेस वे सारे छत पे खड़े थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, बेटे अमित कहाँ है? मेरे से ही वो सवाल किया उन अधिकारियों ने, क्योंकि मैं इतना दुबला पतला सा था कि शायद मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। जवान भी मैं पूर्ण रूप से जेल में जाके हुआ। तो मैंने कहा साहब मैं ही अमित हूँ। तो उन्होंने अपने मत्थे में हाथ मारा, कह रहे बेटे तो तुम्हारे बच्चों से भी छोटा है। उनकी जब बंदूकें ऊपर को तंडी थी तो अचानक से नीचे हो गई, और उन्होंने मेरी पैंट में पीछे से हाथ फंसाया, एक ने ऐसे उंगली में पकड़ी और मुझे लेके चल दी। तो जैसे उस गाड़ी में बैठाया तत्काल उन्होंने ऊपर सूचना दी। फिर वे मुझे उसी थाने में ले गए कुछ घंटे के लिए। उसके बाद वहाँ मीडिया का जमवाड़ा था, और फिर वे रात में मुझे मुजफ्फरनगर, क्योंकि 28 सितंबर 2011 को शामली ज़िले का गठन हुआ था, 15 दिन ये ज़िले को बने हुए थे, तो सारी व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर से संचालित हो रही थी। तो मुझे सिविल लाइन थाने की हवालात में ले जाकर बंद कर दिया, और मुझे ले जाते मेरे पिता को छोड़ दिया। मेरे पिता आए, उन्होंने मेरी उंगली ऐसे पकड़ी, क्योंकि उन्होंने ले जाते रास्ते में पीटते लाए हुए जहाँ से अरेस्ट किया था। फिर थाने में जाके सबसे पहले नॉर्मली जो उनकी प्रक्रिया होती होगी या टॉर्चर का हिस्सा होता होगा, उन्होंने ऐसे कम से कम 100 के आसपास मेरे फट्टे हाथों पे ही मारे। कुछ यहाँ से खाल उतर गई, कुछ यहाँ उतर गई। जब मुझे छोड़ने लगे तो मेरे पिता आए मेरे पास, ऐसे हाथ पकड़ के देखने लगे, फिर वे बेबस होकर वहाँ से चले गए। जो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच रही, उस इतने भयभीत हुए कुछ ही घंटे में मेरे परिजन हुए कि उन्होंने मेरी कोई सूध बुध नहीं दी, ना कोई फैक्स भेजा मेरा, ना किसी एडवोकेट के माध्यम से कोई संपर्क करा। मैं उस हवालात में टॉर्चर का शिकार हुआ। 25 अक्टूबर को जब मुझे उस हवालात से निकाला गया, सबसे पहले ये मेरी उंगली पीछे मिलाई गई और ये उंगली टूट गई मेरी। इस उंगली में इतना इन 3 उंगली में दर्द नहीं हुआ जितना इस एक उंगली में 3 के बराबर दर्द हुआ। चीख निकाल दी इस उंगली ने मेरी। तो उसके बाद
और रोज का 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच रोज का एक टॉर्चर का टाइम पीरियड होता था कि रोज का नंबर आना है। टॉर्चर क्या होगा मुझे भी नहीं पता रहता था। पहले दिन उंगली मोड़ते थे, राइफल पूछते थे, राइफल कहाँ है। अब राइफल वही तो लोग बताते जो जिसने घटना की हो। और मेरी गांव में रंजिश नहीं थी, मेरी पुलिस वाले से कोई रंजिश नहीं थी बेचारे से, मेरी घायल कांस्टेबल से कोई रंजिश नहीं थी। 18 साल के बच्चे किससे रंजिश हो सके। तो ये चीज़ें उन्होंने पूछते थे। फिर उसी गांव का एक अभियुक्त इस केस में गिरफ्तार किया गया, धर्मेंद्र नाम का, जिसकी कैंसर से मृत्यु होगी। उसने भी राइफल FIR के मुताबिक उसने बरामद कराई, क्योंकि मैं तो वहाँ था हवालात में। उसी के नाम पे FIR में लिखा है कि धर्मेंद्र ने बरामद करा। फिर उन्होंने इतना मुझे टॉर्चर किया हुआ था, अभी मुझे किस हाल में छोड़ दे। छोड़ने के बाद बाहर भी तो कुछ हो सकता था। वो एक अलग बात है कि मेरा परिवार इतना एक्टिव नहीं था, सीधा था, तो मुझे भी वहाँ से छुड़ा नहीं पाए। उस बीच में मुझे जब टॉर्चर होता रहा, ये कहा कि तेरा कोई वारिस नहीं है, तो उस शब्द में उनकी बहुत बड़ी बात छुपी थी कि इतने दिन हो लिए तेरा कोई वारिस नहीं है। तो मैं और व्यवस्थाएं जो और केस में उठाए गए थे देख रहा था कि और को छोड़ रहे थे, तो शायद मेरे पास भी कुछ पैसे होते, मैं भी 12 साल चक्कर न काटता। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे इस केस में जेल भेज देगा। मेरे साथ करंट भी लगाया उन्होंने, नाखूनों को पानी उतारा, ये उल्टे हाथ रख के ये पिटाई करते थे। मेरे जोड़ है ये ऐसे खोल देते, दो दीवार ने दबाव डाला, इन पैरों से आज भी चल नहीं पाता। उसके बाद 3 नवंबर को मैं उसी थाने में भेज दिया जाता है, क्योंकि जेल जाने से पहले एक प्रक्रिया होती है कि इनका कल डोजियर तैयार होगा, सुबह ही इन्हें जेल भेजा जाएगा, मेडिकल होगा इनका। जो जो वो 4 नवंबर की सुबह थी वो कोई आम सुबह नहीं थी। उसने शरीर इतना जख्मी करा, अगर आज लंगड़ा के चलता हूँ सर्दी गर्मी में तो शायद वो 4 नवंबर का दिन याद आता है। PSC का गोल घेरा था, जितना स्टाफ था थाने में सब अपनी सर्दी उतार रहा था। जो कोई भी सामने था नंगे कर कर करके पिटाई करी उन्होंने, पैंट उतार उतार कर। एक फट्टा था उनका और एक बरामदे का पिलर था, उस पर ऐसे हाथ खींचते थे 2 पुलिसकर्मी, और इतने फट्टे मारे उन्होंने कि शुरुआत के 20-50 फट्टों में तो दर्द हुआ होगा। उसके बाद खून और मांस कहाँ कब मिल गए, लबालब वे लथपथ थे खून से। पैरों से पैर वैसे ही सूज रहे थे, कानों पर करंट लगाया था, पानी डाल लगता, तो हालत खराब हो रही थी। यहाँ से शर्ट भी फटी थी, चप्पल वप्पल सब खोसली थी। तो और जो 3 नवंबर को ले जाए गए तो हमें उस हवालात के करीब को बैठा गया। बैटरी से चोंद मारते थे, लाइट मारते थे आंखों पर, अगर 1 मिनट के लिए झपकी लगी। उस रात तो डंडा आता था यहाँ छाती पे, गाली देते थे वो कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी थी, तुम्हें सोने दूं, तुम्हें सोने दूं, अगले दिन की मैं तुम्हें पीड़ा बताई है। ये सब टॉर्चर करने के बाद वे हमें वहाँ उसमें मेडिकल के लिए ले गए डॉक्टर साहब के पास। और वे डॉक्टर साहब भी, जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, एक प्लास्टिक की चेयर रखी थी। प्लास्टिक की वो लाठी कितनी तेज होगी कि मैं उसके सामने ऐसा सटा, उस चेयर का ऊपर लस्सा टूट गया। डॉक्टर साहब रिपोर्ट लिख रहे थे, कहीं कहीं खरोच नहीं है। जो आम मरीज लगे हुए थे उनकी खिड़की तत्काल बंद कर दी गई, सब जब हम गए तो वहाँ पर डॉक्टर साहब के सामने वो लाठी इतनी तेज थी, कुर्सी भी टूट गई प्लास्टिक की, और ज़मीन में गिरा के इतना मारा। वे 2 आदमी थे, एक तो इस केस का IO। तो मेडिकल में क्या लिख के गया ये बताइए। पूर्ण रूप से उन्होंने ठीक लिखा कि इसके कहीं खरोच भी नहीं है। और हालात डॉक्टर साहब के सामने खून से लथपथ शरीर उनके सामने पड़ा था। और उससे पहले ही हालत ख़राब मुजफ्फरनगर हो गई थी, जब मैं उन्हें भी ये कहता साहब आप मुझे गोली मार दो, जब शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है, ये महसूस किया मैंने जब उस पीड़ा में रहा। तो मौत को बड़े बड़े मतलब करीब से देख रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर साहब रिपोर्ट लिख रहे कि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक है। उनके सामने कानों को ऐसे मसला जा रहा, मतलब थप्पड़ तो पता नहीं, मेरी गिनती के याद ही नहीं है कितने है। लाठी जहाँ लग रही, आज भी 12 साल बाद भी दोनों पैरों पर घुटने से नीचे आप उंगली रखोगे तो एक लाठी का हिसाब है कि वहीं से मेरी हड्डी दबी हुई है। ये जोड़ आप जितनी बार उठाओगे यहीं से दर्द आएगा। आज भी 12 साल बाद गद्दे पे सोता हूँ नीचे ज़मीन पे, कभी बेड खाट पे नहीं सो पाया। शरीर भी टूट गया था, सपने भी टूट गए थे। उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। माननीय न्यायालय में मैं उस टाइम पे पेश किया गया। आगे पुलिस वालों ने कवर कर दिया क्योंकि नीचे की हालत ना दिखे, और बस दूर से ही हाथ उठवा दिया। ये जो रीडर साहब बैठे थे। आपने कोशिश नहीं की जज साहब से कुछ बात करने की? कोशिश, इतनी दहशत में हम रहे, जान बचानी उनसे मुश्किल और थी। कोशिश तो बोलने ही नहीं दिया। पीछे से ऐसे करते थे, जब कुछ बोलते थे ऐसे चूंटते थे पीछे से, अगर कुछ बोलने का प्रयास भी करते थे। तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद
जेल के गेट तक हमें 1.5 किलोमीटर दूरी थी कोर्ट से, पैदल ले गए। पैदल आप समझ सकते हो पैरों की इतनी पिटाई होती, कैसे हम चल रहे होगे। और पब्लिक भी देख रही थी, हमारे लोअर पोर सब खून में भीग रहे थे जो हम पैंट वैंट पहनी थी हमने। और जेल के गेट तक लाठी लगी। उसके बाद जो पुलिस वाले हमें लेके गए थे, तो जेल में एंट्री होती है, चीफ साहब होते हैं जो, उन्होंने हमारी एंट्री की जेल के रजिस्टर में। जब शुरुआती एंट्री होती है, उन्होंने कहा रुक, मेडिकल रिपोर्ट देखी, चेक किया, उन्होंने कहा रुक जाओ, जेलर साहब से बात कर लो। अब ये तो मरने वाला है लड़का, तो मेरे बारे में कहा कुछ ही घंटे बाद मर जाएगा, तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, इसकी इसके कहीं खरोंच नहीं है, हालात विपरीत है, तो खून से इसके तो लथपथ शरीर है इसका। तो मेरी जो एंट्री है जेल में, वो आम बंदी की तरह बैरिक में एंट्री नहीं हुई थी। जेल के रिकॉर्ड में मेरी एंट्री सीधी हॉस्पिटल में हुई थी कि वो खून से लथपथ टूटा हुआ शरीर कैसे बेड पर गिर दिया था उन्होंने। और वहाँ से जेलर साहब ने कहा, वे पुलिस वाले जब उनको रुकने के लिए बोले, तो निकलने की सोच रहे थे वहाँ से जल्दी। जेलर साहब ने रोके थे, थोड़े घबराए हुए खड़े रहे वहाँ पे। जेल के डॉक्टर आते हैं, जेल के डॉक्टर ने मेरी डॉक्टरी की, कपड़े उतार के। उसी दिन जो 4 नवंबर को, एक रिपोर्ट तो मेरी वो थी जो बिल्कुल ठीक थी कुछ घंटे पहले, और एक रिपोर्ट वो थी जो खून से लथपथ शरीर से, कि मेरे जहाँ 1-1 इंच का घाव था वो सब लिखा था। तो और 3 नवंबर को रिकॉर्ड में दिखाया गया कि 3 नवंबर को उठा लिया, 4 को जेल भेज दिया। भाई मैं 24 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक फिर मैं कहाँ रहा, जब तमाम अखबार की सुर्खियों में आके अमित उठाया गया है, उससे पूछताछ जारी है। इस घटना में दोषी था, मुझे आपने छोड़ क्यों दिया था जो तुम्हें 3 तारीख को पकड़ना पड़ा। क्या क्या धाराएं लगी थी आप? मेरे ऊपर 120 भी, 396, 412 और 396 का सेक्शन आईपीसी में ऐसा सेक्शन है जिसमें डकैती विधि मर्डर में आजीवन कारावास प्लस फांसी की सजा का प्रावधान है। तो मुझे तो उन्होंने पूरा काम कर दिया था पैक करने का। 307 भी लगाई गई, पूरा काम करा उन्होंने जितना भी कर सकते थे। मौत को भी करीब से देखा, मौत की भीख भी मांगी उनसे कि आप मार दो मुझे। इसके बाद आप करीब 2.5 साल बाद जो है जेल से छूटे। तो जब जेल से छूटे आप, उस प्रताड़ना के बाद जब बाहर आए, तो मतलब क्या सपने थे, क्या सोचा था, क्या करना था? जब मैं जेल से बाहर निकला तो मेरे 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 परिजन, मेरे भाई मेरे पास आए थे। और मैं कुछ ही महीने गाँव के माहौल में रह पाया। जब आप इतनी बड़ी पीड़ा में होते हो, आप समाज की नज़र में, हम समाज की विडम्बना है कि न्यायालय के फैसले आने से पहले उसे अपराधी बना दे। हर कोई उसे, इंसान को अपने हिसाब से दया का पात्र बनाकर यूज करना सोचता है। तो कोई आगे बढ़ने की सलाह नहीं दे रहा था मुझे कि तुम ये करना है वो करना है। कोई कहता था कि 2 रोटी तो तुझे कोई भी दे देगा, तू पढ़कर क्या करता है। लेकिन ये बात उनके तानों से मैं खुद को इतना तरासा, और मैं उन्हें भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे ये, अगर वे ताने ना मारते तो शायद मैं इतनी अच्छी सोच अपने मन में ना रखता। मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है जिसने मेरे बारे में गलत सोचा। मैं कभी वे मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, कभी मेरी शिक्षा के बारे में पूछते थे, बस ये पूछते थे वहाँ से कब आया। तो वो चीज़ मुझे परेशान करती थी। और जब मैं गाँव में आया, समाज की विडम्बना क्या है कि वे बदमाश को अपना आइडियल मानते हैं। जब मैं आया, कुछ लोगों ने गेट भी बंद की। मेरे पिता से बड़ी उम्र के जो लोग थे वे मुझे नमस्ते करने लगे। मैंने उन्हें कहा, भाई मैं बाहर आया, ऐसा क्या काम कर दिया जो तुम मुझे नमस्ते कर दे। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या, बाहर आया दोबारा भिजवाना चाह रहे मुझे। तो मैंने फिर वो चीज़ मैं वहाँ की बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो फेस नहीं कर पाया। तो फिर मैं गुड़गांव चला गया एक छोटी सी नौकरी की तलाश में। मेरी बीए भी अधूरी थी, 3 साल का गैप हो चुका था। बीए सेकेंड ईयर मेरी पहले ही हो रही थी 2011 में। एडमिशन लिया, मैं पेपर देने आया था बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में। वहीं पे पेपर 22 नवंबर 2015 तक मैं गुड़गांव ही रहा। और 8-10 महीने का सफ़र ऐसा रहा गुड़गांव में, इतना दर्दनाक रहा कि पेट की भूख भी नहीं मिटती थी। 3000 भटकता गुड़गांव कोर्ट पहुंचा मैं। अजय चौधरी बार के अध्यक्ष हैं वहाँ के, 3 बार रहे हैं, वंदना मैडम और दीपक सरीन, ये तीनों लोग लंच टाइम में एक ही जगह बैठे थे। तो अचानक से मैं जानता भी नहीं था उन्हें। मैं उनके चैम्बर में पहुंचा। मैं कहा, साहब आप मुझे अपने पास रख लो। कह रहे, हम तो आपको जानते भी नहीं, कैसे रख ले, कहाँ के हो तुम। मैंने कहा, आज मैं बागपत का हूँ। मैंने अपना केस नहीं बताया था तब तक। कह रहे, आधे घंटे का समय दो। तो उन्होंने आधे घंटे बाद फिर अंदर बोला कि ठीक है हम रखते हैं, पैसे कितने लोगे। मैंने कहा, जो भी आप दे दो। तो उन्होंने मुझे 3000 रुपये दिए थे, मेरा काम नहीं चला था। एक वहाँ पे एक दोस्त रहते थे, संदीप जी, उन्होंने मुझे रूम में रखा बुरे वक्त में, और मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने आसरा दिया था मुझे। वो कहने लगा, मैं तो पैसे ना दे। फिर मैंने कहा, ऐसे नहीं रहा जाने का मेरे से। तो मैं उन 3 में से 1000 रुपये रूम के देता था। तो जब काम नहीं चलता था, गुड़गांव कोर्ट का 3 बजे ही काम कंप्लीट हो जाता था। शाम को ओल्ड गुड़गांव गांव में एक बाजार बढ़ता है,
मैं सदर बाज़ार से काफ़ी कैलेंडर, सीनरी, पोस्टर लेकर आता था बड़े थैले में। जब मैं पहले दिन उस बाज़ार में गया तो मुझे वहाँ किसी ने खड़े नहीं होने दिया। तो वहाँ के कोऑपरेटिव बैंक में वहाँ के चेयरमैन रहे हैं, उनका नाम सुरेंद्र शर्मा जी है। उन्होंने अपने घर के बाहर मुझे एक कुर्सी दी और तख़्त दिया। उन्हें इंसान का भी धन्यवाद करूँ कि उन्होंने उस पीड़ा में उन्होंने मुझे एक शब्द बोला था कि बेटे तुम कैलेंडर बेचने वाले तो नहीं मुझे लग रहे, लेकिन मैं उन्हें अपनी बात नहीं बताई थी। कैलेंडर बेचते थे आप? कैलेंडर, सीनरी, पोस्टर जो शाम को बाजार भरता था, छोटा मोटा खर्च निकाल लेता था अपना। तो ये चीज़ मेरे उसमें हुई। उसके बाद फिर जैसे ही मेरी बीए के पेपर दिए, एलएलबी कंप्लीट हुई, एलएलबी कह रहा हूँ सॉरी, बीए कंप्लीट हुई, तो मैंने मेरठ का रुख किया। और मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मेरे भाई के मित्र रहते थे, प्रशांत जी। मैं उनके पास आया और कुछ टाइम तक उन्होंने मुझे अपने पास आसरा दिया। और वो दोस्त मेरे जीवन में आया दोस्त बनकर था, लेकिन अब वो मेरा परिवार के रूप में सारा बना, पूरा परिवार उनका। तो उन्होंने मुझे अपने पास कुछ दिन रखा, मैं इसमें खाना खाते हुए देखा। तो कहते थे कि अमित क्या बात, पहले रात तो मैं जानता भी नहीं था उस शख्स को, मैं सो भी नहीं पाया उस रूम में। उन्होंने कहा क्या बात है, अब किसी को ऐसे कैसे बताऊं क्या बात है। तो एक दिन रात को उठ कर बैठा, मैंने कहा भैया मेरे साथ ये बात है। जब घूमने लगे, साथ होने लगे, सारी चीज़ हो गए। तो एक दिन खाना खा रहा था, तो मैंने कहा मगर भैया आज ऐसा लगा कि बहुत दिन बाद खाना खाया, वो तीनों टाइम का पेट भर कर। मैं आप आकर थोड़ी मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ था। लोगों ने मजाक में नहीं, पर तुझे तो खाना लग गया। लेकिन उन्हें ये थोड़ी पता था कि उसे खाना भी नहीं मिला। ये पीड़ा हुई। उसके बाद एलएलबी मैंने बीडीएस स्कूल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से ही समीप बीडीएस स्कूल ऑफ लॉ है, वहाँ से एलएलबी किया। उस टाइम पे मेरे भाई ने मेरी फीस की व्यवस्था करी थी। लेकिन ज़िंदगी के कुछ संघर्ष ऐसे थे जो खुद ही तय करने होते हैं। छोटा मोटा काम करता था। इस यात्रा में कोई ऐसा दोस्त नहीं बचा जिसने पैसे ना दिए हो, जो भी संपर्क में रहा। वो जो 500 का नोट था, वो ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसने ना दिया हो। होली दिवाली क्या होती है, वो अपने घर में देखता था मैं, और वो के घर में वो खुशी देखता था। कई कई दिन, कई कई साल माँ बाप से मिले हो जाते थे, फोन पे बात होती थी। वे सोचते थे, वे कहते थे हमें 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 चैन से मरना है, तेरा दाग कब मिट गए। मैं कहा मिट जाएगा। कभी इन 12 साल में मुस्कुराता रहा अपने पिता के सामने, कभी अपना गम नहीं दिखाया कि मैं दुखी हूँ। मन रूप हंसता था, दिल रोता था अंदर से। कभी नहीं किसी के सामने बात रखी। तो अब जजमेंट तो ये कहानी है अमित की। भावुक हो गए हैं थोड़ा सा बताते हुए कि जो जर्नी थी, जो सफ़र था, किस तरह इनको पुलिस ने टॉर्चर किया और लोगों ने, जो दोस्त थे, उन्होंने सहारा दिया। कैसे सड़कों पर बैठकर कैलेंडर बेचे और उसके बाद इन्होंने किस तरह अपनी पढ़ाई की, उसकी दास्तान बता रहे हैं। तो भावुक हो गए हैं अमित जी। तो उसके बाद मेरी एलएलबी की पढ़ाई हुई और पढ़ता रहा। मेरे नंबर इतने आए कि इतने मेरी और बाकी की शिक्षा में कभी नंबर नहीं आए थे। फिर उसके बाद एलएलएम करने का निश्चय किया मैंने, और एलएलएम मैंने तो आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ पूरा? मेरी 14 मार्च 2014 को रिहाई हुई, और उसी कुछ महीने आने के बाद ही मैं एडमिशन लेकर गुड़गांव निकल गया था। यहाँ पे मुझे रहने नहीं दिया था, लोग ताने मारते थे। तो पेपर 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और 15 से 18 मेरी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एफिलेटेड वहीं समीप बीडीएस स्कूल ऑफ लॉ से मेरी एलएलबी की पढ़ाई हुई, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस से मेरी एलएलएम की पढ़ाई हुई। हाँ जी, और मेरा ग्रुप भी क्रिमिनल हो गया। इस बीच आपने कोई लॉयर था आपका जो आपका केस लड़ रहा था? हाँ, उस टाइम पे मुजफ्फरनगर मेरे एडवोकेट थे, लेकिन मेरे केस में सिर्फ तारीख लगती थी, केस धीमी रफ्तार से था। इस केस में जब मेरी 2019 में एलएलबी कंप्लीट हुई, एआईबी का एग्ज़ाम पास किया, और मैंने अपने आप को अपने केस में एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया, तो मैं हाई कोर्ट से इस केस में डायरेक्शन लेकर आया। मेरे इसी केस में एक दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही थे, भी डायरेक्शन लाए।
हम दोनों ने सूझबूझ तरीके से पैरवी की, और एक एडवोकेट होने के नाते जो मैं अपने केस में जतन कर सकता था वो मैंने सारे किए। और मैं माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात रीडर साहब के माध्यम से खुद भी रखता था। कई बार ऐसा भी हुआ, जो आईओ साहब आते थे वे मुझे एडवोकेट की ड्रेस में देखते थे और वे मुझे जानते भी नहीं थे। फिर मेरे से पूछते थे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा मैं अपनी तरफ से हूँ। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। और 12/10/2011 की घटना है। 12/11 को घायल कांस्टेबल को उन्होंने पहली बार बयान लिया और मुझे 4/11 को ही जेल भेज दिया, अज्ञात के मुकदमे। शिनाख्त भी नहीं मेरी कराई उन्होंने काफ़ी। और मुझे कोर्ट में आकर नहीं पहचान रही। घटना का जो पीड़ित है उसने कहा कि ये लड़का नहीं था, सिर्फ एक लोकेशन पर आप किसी की ज़िंदगी से ऐसे खेल जाओ, और वो मेरी ज़िंदगी से नहीं खेल रहा। बस वो एक अलग बात है कि मैं इस केस में सबसे कम उम्र का व्यक्ति था, एक क्राइम ब्रांच का सिपाही फंसा था। जो बाकी वे और लोग थे फंसे, जो लोग बरी हुए हैं, जैसे 17 लोग केस में थे, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी, 13 लोगों का जजमेंट आया, एक अभियुक्त को इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाकी जो 12 लोग थे वे भी फंसे, तो वे गलत ही थे, लेकिन वे सारे 45-50 साल, मेरे कितने तो उम्र के उनके बच्चे थे। तो एलएलएम करने के बाद ये प्रेरणा किसी ने दिया आपको कि भी आपको अपना केस खुद लड़ना चाहिए, या खुद आपको अंदर से फील आया? मैं ये तो मैं जेल में ही सोच लिया था। मेरा शरीर भी टूटा हुआ था, मेरे सपने भी टूटे हुए थे कि जो लोग कह रहे थे कि वापसी नहीं कर पाएगा, गुंडा बनेगा, अपराधी करेगा, मेरे मन में एक जिद थी कि एक मैसेज ऐसा देना कि लोग सोचें कि वापसी आप कहीं से भी कर सको किसी परिस्थिति में। मेरा मन क्रिमिनल माइंड नहीं है। मेरा मन बड़ा पवित्र है। जो मेरे दिल में वही मेरे जुबान में। लोग मेरे बारे में 12 साल तक क्या कोई गुंडा कहता था, कोई अपराधी कहता था, किसी रिश्तेदारी में मैं नहीं जाता था, गाँव में मैं बेहद कम जाता था, सबकी सुन ली, किसी को जवाब ही नहीं दिया। जवाब समय ने अपना बता दिया क्या सच था। अब कोई कुछ भी कहो, तो मैं तो अपने काम पे ध्यान दिया। और जो लोग मेरे पिता को मेरा ताना मारते थे, आज वही मेरे पिता से मेरा नंबर मांगते कि मुझसे सलाह लेनी है। ये ऐसे समय परिवर्तित होता है कि जो लोग अमित को ताने मारते थे, आज वो इनके पिताजी से इनका नंबर मांगते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। तो अमित, मुझे ये बताइए कि आपका जो केस ये चला, जो आपने खुद ने लड़ा, उसमें लगभग कितनी तारीखें पड़ी होंगी और कितने समय तक चला? 2019 में इस केस में डायरेक्शन आई और 2020 में कोविड के कारण 11 महीने कोर्ट बंद रही। और जब भी इस केस में माननीय न्यायालय की ओर से तारीख मिलती थी, वो 3 से 4 दिन के बीच की तारीख मिलती थी। तो यानी हर तीसरे चौथे दिन आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेकर मैं उस मेरठ से मुजफ्फरनगर का सफ़र मेरा तय होता था। 2019 से 2023 में मेरे मामले का निस्तारण हुआ है, माननीय न्यायालय का फैसला आया। 4 साल आपने खुद ने लड़ाई? 4 साल में बिल्कुल सूझबूझ तरीके से अपने केस में पूरी पैरवी की, खुद से मैं अपनी बात रखी न्यायालय में। मेरे सहयोगी के तौर पे एक वकील साहब भी थे, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी बात खुद रखता था माननीय न्यायालय के सामने। तो ये फिर सारी एक पे 313 की कार्रवाई होती है। जो मेरा वर्तमान पेशा था, जो मेरा पहला पेशा था, शिक्षा ही था, तो मैं उसमें वकालत अपना पेशा लिखा। मेरा जो काम था, सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स दिए। भाई मैं एक कहते हैं ना कि गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर, तो गुड कैरेक्टर था मेरा। पहले कोई आपराधिक इतिहास बाद में था, केस में कोई सबूत नहीं था। और माननीय न्यायालय को भी कहीं ना कहीं उस फाइल में सारे जांच पहलू तथ्यों की जांच करके ये आभास हो चुका था कि ये लड़का गलत फंसा हुआ है। अगर कोई गलत आदमी होता है वो डायरेक्शन नहीं लाता हाई कोर्ट से। वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी वो राह नहीं थी कि मैं उसी पीड़ा में जूझता रहूं। मैं तो बहुत आगे जाना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई। कभी मैं सपने में नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूंगा। एक आर्मी में जाने वाला जवान एक वकील बन के बैठा आज। और आर्मी में जो आदमी जाने की सोचता हो तो उसका तन और मन। आर्मी की तैयारी कर रहे थे? मेरा एनसीसी में सी प्रमाण पत्र बन चुका था। 15 दिन बाद ही मेरा सेना में होना सिलेक्शन तय था, क्योंकि जिसका आर्मी में सी प्रमाण पत्र होता है, जीडी में रिटिन माप होता है, और उनकी जो रेस होती है वो भी स्टाफ में होती है। तो कहाँ तो मैं इस देश का एक जवान बनने वाला था, कहाँ मुझे अपराधी बना के जेल में डाल दिया था। शरीर भी टूट गया था, सपने भी टूट गए थे। यदि मैं आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था तो 12 साल इस संघर्ष में जूझा, तो मेरा तन और मन इतना कमज़ोर नहीं था। सारी चीज़ें आई, आर्थिक भी आई, और शारीरिक प्रताड़ना आपने देखी है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों यातना उसे जूझा मैं। लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं वापसी नहीं कर पाने का या मुझे सुसाइड करना। बस ये था कि ज़िंदगी मुझे जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली। मर के मैं अपना दाग नहीं मिटा सकता था। जिंदा रहा, अपने पिता को सम्मान दिलवाया, जिस पिता को 12 साल तक ये कहता था कि तेरा बेटा गुंडा है। जिंदा रहा तो अपना दाग मिटाया। जिंदे रहते हुए अपना जो कहते थे वापसी नहीं कर पाएगा, अपना एक अच्छा कैरियर भी बनाया। तो मैं तो एक जिद थी मन में कि जो लोग कहते थे उन्हें मैंने जुबान से
कुछ नहीं कहा कभी जिनकी बात सुनी। मैं तो अपने परिणाम से चुप करे हुए, और उस परिणाम के लिए मैं 12 साल तक चुप रहा। तो कोर्ट ने सितंबर 2023 में आपको बरी करा, तो उस जजमेंट में जब आपको सुनाया गया पढ़ के, या जज ने बोला होगा कि आप बाइज्जत बरी हैं, तो वो जो महसूस किया, और उसके बाद जब आप कोर्ट से बाहर आए तो आप क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, और आपको क्या लग रहा था कि मतलब जो 12 साल लंबी लड़ाई थी वो आपने जीती? मैं वहाँ पे न्यायालय में गया, 12 बजे अदालत के बाहर फोर्स लगा दी गई। जजमेंट बड़ा जजमेंट था, हाईलाइट जजमेंट था। तो इस केस के जो पैरोकार थे बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी रेस्पेक्ट से मेरे से बात करते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये मालूम नहीं था कि ये लड़का इस केस में है जिस केस की तुम यहाँ पे गवाह पेश करते हो। क्योंकि मैं अपनी पैरोकारी खुद करता था, मैं एडवोकेट की ड्रेस में रहता था, लेकिन जिस दिन जजमेंट आना था मैं पहली बार ड्रेस पहन के इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं वकालत के पेशे को बदनाम नहीं करना चाहता था कि मैं उसे लेकर कटघरे में खड़ा हूँ। मैं अपना नॉर्मल ड्रेस पहन के गया, अपनी वाइट शर्ट, और जैसे 13 लोगों की लिस्ट आई 2 बजे, माननीय न्यायाधीश महोदय आए और अदालत के बाहर फोर्स थी, तो वो 13 आदमी की लिस्ट लेकर सबका नाम बोलने लगे, जिसमें 2 महिलाएं भी थी इस केस में। तो अंदर 11 लोगों को कटघरे में किया और 2 महिलाओं को बाहर बैठा दिया बेंच पे। तो सबसे लास्ट में यदि उस कटघरे की ओर जाने वाला व्यक्ति मैं था, तो मेरे जो सारे साथी, ये जो मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति गए थे, इन सब ये मेरे ऐसे हाथ दबा रहे थे और इनकी सबकी गर्दन झुकी हुई थी। तो डर था कहीं ना कहीं? बस ये था कि मैं जितना प्रयास मैं अपने लिए कर सकता था वो मैंने किया। अब तो वो फैसला आना था जो माननीय न्यायाधीश महोदय जानते थे। माननीय न्यायालय को इस चीज़ की जानकारी थी कि होगा क्या इस केस में। तो जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे न्यायालय में, आए अपनी डाइस पे बैठे, जब मैं उस कटघरे की ओर बढ़ा तो वे सज्जन जो थाने के पैरोकार थे, उन्होंने कहा, वकील साहब आप कहाँ जा रहे? मुझे कहा। मैंने कहा मुझे भी आज अपना फैसला सुनना। कह रहा आप तो हो ही नहीं सकते ऐसे। तो जो गवाह पेश करते थे उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि ये लड़का भी इसी केस में फंसा हुआ है। हाँ, आईओ साहब को जानकारी नहीं थी कि जिसके तुमने नाम फंसा दिए कि ये लड़का वही लड़का है जो एडवोकेट बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। आईओ साहब ने इतना झूठ का पुलिंदा बांध रखा था कि उनकी एविडेंस एक दिन में नहीं हुई, 4-5 तारीख लगी। तो और आईओ साहब ने अपील भी नहीं की। भाई तुम्हारी फाइल में दम था, अपील करो। तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं आपराधिक लगा, लेकिन मैं देखा कि मेरे मन में जिद थी कि वापिस आना, मौत को बड़े करीब से देख रखा था, मौत का खौफ भी निकल चुका था। आज यदि बेझिझक होकर आपसे बात कर रहा तो मैं यही कह रहा कि मैं वो 18 साल वाला अमित नहीं हूँ। इस संघर्ष ने मेरे अंदर एक समझदार अमित का निर्माण किया। जब फैसला आया उसके बाद का थोड़ा फैसला माननीय न्यायाधीश महोदय आए और उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर 2011 की ये जो घटना थी, इसमें इतने अभियोजन पक्ष की ओर से इतने 16 एविडेंस पेश करे, 16 गवाह, जिसमें से जो घायल कांस्टेबल थे उनकी गवाही को अहम मानते हुए और अभियोजन पक्ष अमित के खिलाफ कोई भी सबूत मान्य अदालत में पेश नहीं कर पाया, तो अमित को बाइज्जत बरी किया जाता है और इसके अलावा अन्य औरों को बरी किया जाता है। लेकिन इसमें एक जो अभियुक्त थे 13 में से, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब फैसला आया तो आंखों में मेरे आंसू थे सच में। जो पैर घबरा रहे थे वे पैर एक पल के लिए ठहर गए थे। वहाँ पे घबराना तो बंद हुआ था। समझ में ये नहीं आया था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मेरे तन को मन को कि ये सच हो गया। तो मन में जिद थी कि लोग कह रहे थे अपराधी बनेगा, गुंडा बनेगा, उन्हें मैं एक परिणाम ऐसा दिया कि जो मुझे जो दागी के रूप में देखते थे वो आज मिसाल के रूप में देखते हैं। ये मन में संकल्प था और बस भगवान को भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे हर अच्छा इंसान दिया, हर मेरी बुद्धि का उन्होंने सही रास्ते पर मुझे चलाया। और मैं तो अपना किरदार निभा, इसलिए तो प्रभु ने ही करा जो भी करा। मैं तो हिम्मत से लगा रहा और चाहे सुख आओ और चाहे दुख आओ, मैंने तो ईश्वर को समर्पित कर दिया था अपने आप को। जब मैं इस पीड़ा में मुझे अकेलापन फील होता था, जब कुछ परिवार मेरे संपर्क में नहीं आए थे, तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और मुझे महकने का मौका माननीय न्यायालय ने दिया सितंबर माह में। तो ये ज़िंदगी बड़े दर्दनाक मोड़ से होकर गुजर कर आई, लेकिन आंखों से आंसू आए। इंसान हूँ तो आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन
कभी ये नहीं आया कि मैं फेस नहीं कर पा रहा, मैं सुसाइड कर लूँ। बाद में फिर इन आंसू को अपनी मजबूती बनाता था और लोगों की बहुत मदद करके अपनी आंखें भी दान कर रखी मैंने मरणोपरांत। यहाँ के कई हॉस्पिटल में मेरा आपको नंबर लिखा मिल जाएगा कि जिन्हें मैं ब्लड देने जाता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? आपका घर कहाँ पर है? और ये तो किराए का घर है जैसा आप बता रहे हैं। मैं बागपत के गांव किरठल का रहने वाला हूँ। मेरे पिता छोटे से किसान हैं और अब मैं मेरठ में ये जो मकान है, किराए का मकान है, यहीं रहकर मेरठ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी कुछ ही महीने पहले उस पीड़ा से मैं निकल पाया हूँ। 18 से 30 साल तक मैं कभी मुस्कुरा नहीं पाया। अब मैं चाहता हूँ मेरा आगे का जीवन अच्छा और सुखमय रहे और मेरठ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और अपना दिनचर्या मेरी ऐसी चल रही है। अभी भी मेरी स्थिति उस पीड़ा से तो मैं निकल गया, लेकिन अभी ज़िंदगी के और संघर्ष है जो मुझे जो है खुद ही करने हैं। आज जो 12 साल बाद जो ये सुखद दिन मैं महसूस कर रहा हूँ, तो उसके पीछे ये इस देश का संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच है, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत संविधान दिया और जिस संविधान की बदौलत मैं अपने न्याय की इस लड़ाई को जीत पाया। और आगे मैं उम्मीद करूँगा इसी लड़ाई को मैं ईमानदारी के साथ औरों का भी मैं सहयोग करूँगा। ये वो सब दस्तावेज हैं जो इन्होंने जेल से आने के बाद इतनी सारी डिग्रियां ली, पढ़ाई की, और ये वो जजमेंट है जिसमें इनको बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने। और एक लंबा संघर्ष जो अमित ने हमें बताया, और यहाँ पर लिखा भी है, अमित पुत्र गजे सिंह, मुकदमा अपराध संख्या 527/2011, थाना भवन धारा 396, 412, 120B के अंतर्गत दोष मुक्त किया जाता है। तो अमित चौधरी की ये कहानी है कि कैसे, और ऐसे ये अमित की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में कि हम अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि कोई 12 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल अपनी जेल में काट के आता है और बाद में पता चलता है कि कोई उसका अपराध ही नहीं था, और वो जो उसने सज़ा काटी वो बेगुनाह था और उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। और पुलिस एक ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ती हैं कि हम अक्सर ऐसी फिल्मों में ही नहीं, ये असलियत में ऐसा होता है। और ऐसी ही कुछ कहानी अमित चौधरी की है जो हमने आज आपको बताई। मैं अवधेश कुमार, मेरठ से, न्यूज़लॉन्ड्री.com के लिए।